करेंगे सबसे पहले महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को मतलब क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे देशों का समूह जो होता है मिलकर एक महाद्वीप बनाता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के मात्र 29 से 30% भागों पे आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो महाद्वीप आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी प्रतिशत पे तो आप लोग जानते हैं, बाकी प्रतिशत जो भाग है उस पे क्या देखने को मिलेगा, तो जल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे महाद्वीप विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुआ है। पहले सब एक ही था, लेकिन विवर्तनिक क्रिया के द्वारा मतलब महाद्वीप क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी का स्थल पे कितने महाद्वीप देखने को मिलता है आपको, कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है, ठीक है। कौन कौन सा महाद्वीप है, सबसे पहले एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा दक्षिण अमेरिका और सातवां क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, एशिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो गाना किनके यहाँ से बज रही है, ललन कुमार, ठीक है। तो सबसे छोटा की बात देखते रहिएगा थोड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा की बात करेंगे, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय का विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसमी वैज्ञानिक, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, महाद्वीपीय सिद्धांत किसका है, तो क्या बताएंगे, अल्फ्रेड वेगनर का है। किसका है, अल्फ्रेड वेगनर में। ये भी पूछेगा महाद्वीपीय बहाव के जनक किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, विशेष नहीं जानना है इसमें। महासागरीय तल पे महाद्वीपों की गति महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया का पूरे करने में मतलब लाखों वर्ष लगे, कोई जरूरत नहीं, हम लोग मेन मेन फैक्ट को पढ़ेंगे। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस, ये ध्यान में रखिएगा, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीपों एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसे क्या बोलते हैं, पैंजिया कहते हैं। क्या होता है, पैंजिया। पैंजिया का जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी से, ठीक है। यह महाद्वीपीय पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण जल से, ठीक है। तो कि कौन सी महासागर का नाम लिया गया, पैंथालासा, ठीक है। आप देखेंगे पैंजिया का उत्तरी भाग, ये याद कीजिए, ठीक है। पैंजिया का उत्तरी भाग किस नाम से जानते थे, लारेसिया, ठीक है। दक्षिणी भाग को कौन सा लैंड बोलते थे, ये अभी काफी आप लोग भूगोल में पढ़ते हो, दक्षिणी भाग को कौन सा लैंड बोला जाता था, गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड बोलते थे, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, लारेसिया कहते थे, ठीक है। चलिए आगे चल के पैंजिया का क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन होता है तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रभाव के रूप में हुआ, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर, और प्रभाव गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता बल के द्वारा हुआ, जबकि पश्चिमी की ओर प्रभाव सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप आपको प्राप्त होता है। तो ऊपर का ये सब पढ़ लिए, वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अब जो है मेनली जो चीज हमारे लिए जरूरी है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पड़े, खास करके बिहार एसएससी में। बिहार एसएससी का पेपर अगर आप लोग दिए हुए 2014 वाला पेपर, तो उसमें पता होगा सिर्फ ज्योग्राफी के अजीब अजीब प्रश्न पूछा था, खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। बहुत ज्यादा वेटेज आपको बिहार एसएससी के पेपर में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हम सोचे से एक क्लास में कम से कम पूरा महासागर बोल रहा हूँ, महाद्वीप जितना भी हो सके वो करवा दूं। तो सबसे पहले हम लोग को एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया के महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूछेंगे सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है, तो क्या बताएंगे, सबसे अधिक देशों की संख्या, नहीं, सबसे अधिक देशों की संख्या की अगर बात करेंगे तो आपको 54 देश आपको देखने को मिलता है अफ्रीका महादेश में। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महादेश में, या फिर अफ्रीका महाद्वीप में आपको 54 देश देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखेंगे एशिया शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो किस भाषा से हुई है, तो हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई। किस भाषा के शब्द से हुई है, तो हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से एशिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक होता है उदित सूर्य से होता है, ठीक है। बात करेंगे संसार का क्या है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया की बात करेंगे, संसार का क्या है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे एशिया है। अगर पूछेंगे
जैसे कि ये बात है, देखिए टोटल कितने प्रतिशत, मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीप है, तो 30%, 29 से 30%, बाकी 70% पे जल ही है। लेकिन 29-30% जमीन जो है उस पे जो आपको महाद्वीप जो देखने को मिलता है, उसमें से अकेले 30% भाग पे आपको क्या देखने को मिलता है? एशिया। तो एशिया देखने को मिलता है, ठीक है। इससे होकर तीन प्रमुख, ठीक है, अक्षांशीय वृत्त, विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं, जैसे विषुवत है, कर्क है, आर्कटिक है, ठीक है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ठीक है। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक। क्या बताएंगे? आर्कटिक, ठीक है। बताइए दक्षिण में कौन सा है, तो क्या बताएंगे दक्षिण में? हेलो। दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। और पूरब में कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे पश्चिम में, आपको देखने को मिलता है यूराल पर्वत देखने को मिलता है, कैप्सियन सागर देखने को मिलता है, काला सागर एवं भूमध्य सागर एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो काला सागर एवं भूमध्य सागर की बात करेंगे, एशिया और यूरोप के बीच में क्या करेगी? सीमा बनाएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप आगे बात करते हैं, ठीक है। कौन सा, मतलब लाल सागर और स्वेज नहर की बात की, एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है, तो क्या बताएंगे? लाल सागर और बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, लाल सागर और स्वेज नहर की बात करेंगे तो एशिया को अफ्रीका से मतलब क्या करता है? अलग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो एशिया को किससे अलग करता है? ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। बेरिंग जल संधि एशिया को किससे अलग करता है? उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बिल्कुल ठीक। बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, जबकि लाल सागर और स्वेज नहर की बात करेंगे तो एशिया को किससे अलग करता है? अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका, बिल्कुल अफ्रीका से करता है, ठीक है। ध्यान रखें, जो कि काला सागर व भूमध्य सागर की बात करेंगे, एशिया को किससे, एशिया और किस महाद्वीप के बीच में सीमा बनाती है? तो एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। बात करें विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाता है, तो ध्यान में रखेगा किस महाद्वीप में? तो ध्यान में रखिए किस महाद्वीप में, बिल्कुल। तो ध्यान में रखिएगा, इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला बात करेंगे तो एशिया में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, किसमें? एशिया में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब आगे की बात करेंगे, तो आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में पाया जाता है। विश्व की 60% जनसंख्या लगभग यहीं पे आपको निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड कौन सा? अंगरालैंड, ठीक है। कौन सा? अंगरालैंड, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगरालैंड, रूस एवं चीन, ठीक है। रूस एवं चीन में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अंगरालैंड। कौन सा देखने को मिलेगा? अंगरालैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और गोंडवाना लैंड की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में ये दोनों को दोनों अंगरालैंड और गोंडवाना लैंड एशिया महाद्वीप में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अधिक मतलब क्या है? प्राचीन है, ठीक है। तो अंगरालैंड की बात करेंगे, गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, दोनों के दोनों काफी प्राचीन है, जो कि आपको कहाँ दिखेगा? तो आपको एशिया में ही दिखेगा, ठीक है। चलिए बात करिए, एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख महाद्वीप और भी है। एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को क्या बोले? पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप, ठीक है। तीनों प्रायद्वीप आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रायद्वीप है एशिया महाद्वीप में, क्या बताएंगे? तो तीन प्रायद्वीप आपको देखने को मिलता है। एक अरब प्रायद्वीप होता है, दक्कन का प्रायद्वीप होता है, इंडो चीन का प्रायद्वीप होता है। और इन सारे प्रायद्वीपों में सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करेंगे कौन हो जाएगा? तो अरब का प्रायद्वीप जो होगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप होगा, ठीक है। अरब का प्रायद्वीप होगा, सबसे प्रायद्वीप होगा। चलिए बात करेंगे, एशिया को ध्यान में रखिएगा, नदियों का सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का सभ्यता का पालना कहते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। रीजन क्या है कि ज्यादातर सभ्यता जो विकसित होती है नदियों के किनारे विकसित हुई। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे, ठीक है। इसको हांगो नदी भी कहते हैं। तो बहुत सारी सभ्यता जो एशिया में नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए एशिया की नदियों के सभ्यता का मतलब क्या बोलते हैं? पालना कहते हैं। एवं एशिया महाद्वीप की सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। अब देखिए, एशिया महाद्वीप में बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। इस्लाम का उदय कहाँ पे हुआ? एशिया में हुआ। क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, उसका उदय कहाँ पे हुआ? तो वो एशिया में नहीं होता है। अगर बोल सकते हो वो भी एक एशिया की पार्ट है। आप बात करें इजराइल, इजराइल किसका पार्ट है? एशिया का ही पार्ट है। क्रिश्चियनिटी का उत्पन्न वहीं से होता है। सनातन धर्म हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सभी धर्मों का उदय की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में ही हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए सभी धर्मों का आद्य भूमि किसे कहता है? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी का
माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट की बात करेंगे 8,848, कहीं के पे 50 भी है, ठीक है, नवीनतम वाला में सर 50 लिया है। जो नेपाल में स्थित है, नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, तो नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार की बात करेंगे, तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार आपको कहां पे देखने को मिलेगा? जो मध्य एशिया में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा पठार? तो ध्यान में रखिएगा, तिब्बत का पठार, ठीक है, ध्यान में क्या रखेंगे? तिब्बत का पठार याद रखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करेंगे तो कौन है, तो क्या बताएंगे? पामीर का पठार। पामीर का पठार। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करेंगे तो पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4,875 मीटर है, ठीक है। इसे पामीर का मतलब क्या बोलते हैं? विश्व का छत बोलते हैं, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व की छत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। कहां पे देखने को मिलेगा? तो एशिया में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात के एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? आप लोग भी बोलिए ताकि याद हो। कौन सा देश है विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाला? अब तो चेंज हो गया, नया वाला में भारत हो जाएगा। नया वाला में क्या हो जाएगा? भारत। मैं भी वही बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आधिकारिक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अगर हो जाती है तो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होती है, नीचे एक चैनल दिया गया होमवर्क का है, ठीक है। सारा अपडेट आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो सभी लोग इस चैनल को मतलब क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ की सारी क्लासेस से आप अपडेट रहेंगे, ठीक है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है और सबसे छोटा देश कौन है, बता दीजिए। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस है। रूस से बढ़ता है, चीन है, ठीक है। बात करेंगे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन हो जाएगा। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, क्या बताया? सबसे छोटा देश मालदीव। तो मालदीव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको कहां पे देखने को मिलेगा? जो एशिया में ही है, सिंगापुर में। कहां पे देखने को मिलेगा? सिंगापुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एशिया के स्थलरुद्ध, बात की एशिया के स्थलरुद्ध, स्थलरुद्ध देश किसे कहेंगे? माइक बंद कर लीजिए, बच्चे की आवाज यहां से आ रहा है, ठीक है। स्थलरुद्ध देश किसे कहेंगे? स्थलरुद्ध देश वैसे देश को कहेंगे जिनकी सीमा समुद्र से नहीं छूती है। तो एशिया में कौन कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध देश है, जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं छूटी, आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा देश है, क्या बताएंगे? तो काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, लाओस, ठीक है। बात की ये सारे के सारे क्या स्थलरुद्ध देश है, मतलब इसको वो लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है। इस देश का नाम याद रखिए, ठीक है। तान वाला कितना है? सारे के सारे तान वाला मंगोलिया, नेपाल, भूटान और लाओस को छोड़ दीजिए तो, ठीक है। मंगोलिया को, लाओस को, भूटान को, नेपाल को छोड़ देने के बाद सारे के सारे तान वाले देश है, जिसके लास्ट में तान लगा हुआ है, सारे के सारे स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ना। अगर पूछेंगे इनमें सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। काजिकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। बात की, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करेंगे तो एकमात्र स्थलरुद्ध देश वहां पे लाओस देखने को मिला। लाओस पूर्व में किसका उपनिवेश था? तो पूरा इंडो चाइना इसको बोला जाता था, ये फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो क्या बताएंगे? यांगसी नदी, ठीक है। यांगसी नदी नहीं, यांगसी नदी है, ठीक है। कहाँ की नदी है? चीन की नदी है, ठीक है। अधिकतम गहराई की बात करेंगे, एशिया में अधिकतम गहराई आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो मृत सागर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मृत सागर की गहराई की बात करेंगे 397 मीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय ग्रत, ठीक है, क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच, जो कि किस महासागर में आपको मेरियाना ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा? किस महासागर में आपको? बिल्कुल, प्रशांत महासागर में आपको मेरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगा। अब मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? बिल्कुल 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 सीधे याद रखिए, ठीक है। इतनी मीटर गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है। अगर पूछेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फिलीपींस द्वीप समूह के पास आपको ये दिख जाती है, ठीक है। अगर पूछेगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, तो क्या बताएंगे? बैकाल झील है, बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात बैकाल झील है, जो कि धरातल से, ठीक है, धरातल से 1940 मीटर, ठीक है, जबकि समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। कहाँ पे स्थित है बैकाल झील? तो एशिया में ही आपको स्थित आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ी झील, ठीक है, आंतरिक सागर की बात करें क्या हो जाएगा, कैप्सियन सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर की बात करें एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, आपको क्या है, कैप्सियन सागर, ठीक है। कैप्सियन सागर की क्षेत्रफल की बात करेंगे 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या है, विस्तृत है, ठीक है, क्या, कैप्सियन सागर, ठीक है। और रूस के एशियाई भाग को किस नाम से जाना जाता है, रूस जो है यूरोप में पड़ता है, लेकिन उसका कुछ भाग जो है एशिया में भी पड़ता है, तो उसके एशियाई भागों को किस नाम से जानते हैं, क्या बताएंगे, या फिर नहीं बताएंगे, क्या बताएं, साइबेरिया, ठीक है। और साइबेरिया का मौसम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गर्म या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडा, ठंडा ठंडा होगा, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा होगा साइबेरिया। क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होता है साइबेरिया में, साइबेरिया में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बैकाल झील एवं, ठीक है, कैप्सियन सागर साइबेरिया में नहीं है, ठीक है। बैकाल झील एवं कैप्सियन सागर की बात करेंगे, साइबेरिया में नहीं, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ ओब और एनएसी लीना जैसी, यहाँ पे नदी की बात करेंगे साइबेरिया में कौन सी है, ओब एनएसी, ये पूछेगा, ओब एनएसी और लीना जैसी नदियां कहाँ पे बहती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, साइबेरिया में बहती है, ठीक है, जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। साइबेरिया की बहने वाली नदी कहाँ पे जाके गिर जाएगी, ठीक है, आर्कटिक महासागर में गिर जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब शीत ऋतु जब होती है तो इसका मुहाना मतलब क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, बर्फ की वजह से, ठीक है, बर्फ बन जाता है। बार एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील कौन सा है, पैंगांग झील है। कौन सा झील है, पैंगोंग लेक है। ये चर्चा में हमेशा रहता है, कहाँ पे, लद्दाख एवं तिब्बत के बीच है। यहाँ पे हमारा किसके साथ हमेशा संघर्ष होते रहता है, पैंगोंग लेक के पास, चाइना, चीन के साथ होते रहता है, ठीक है। हमारे क्षेत्र में भी पड़ता है, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एशिया में विश्व की सबसे बड़ी ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील का नाम बताइए, क्या बताएगा, पैंगोंग लेक बताएंगे, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, पैंगोंग लेक जो है किस प्रकार का, मीठे पानी का झील है या फिर खारे पानी का झील है, तो क्या बताएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, पैंगोंग लेक की बात करेंगे तो खारे पानी की झील है, ठीक है। ध्यान में रखें, इसकी हाइट की बात करेंगे 4267 मीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, इसकी क्षेत्र की बात करेंगे तो तिब्बत, चीन का तिब्बत, ठीक है, भारत का लद्दाख के सीमा के पास में पैंगोंग लेक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र का नाम बताइए, क्या नाम है, मासिनराम की बात करेंगे, किस राज्य में पड़ता है, मेघालय बिल्कुल। इससे पहले अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती थी, चेरापूंजी में होती थी, ठीक है, तो ध्यान में भी रखिएगा। चलिए आप हमें कुछ प्रश्न बता दीजिए, जैसा कि मैंने अभी इतना बताया, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया की कुछ प्रमुख नदियों का नाम बताइए जो साइबेरिया में बहती है। बैकाल झील, बैकाल झील नदी है, ए भगवान, ओब एनएसी और लीना, ठीक है, ध्यान में रखिए, ये नदी है, ठीक है। नदी कहाँ जाके गिर जाती है अंतिम रूप से, आर्कटिक में गिर जाती है, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे जो एशिया महाद्वीप में पड़ती है, क्या नाम है उसका, बैकाल है सबसे बड़ी झील, कैप्सियन सागर है सबसे बड़ी झील, ठीक है, बैकाल सबसे गहरी है, ठीक है, कैप्सियन की बात करेंगे सबसे गहरी है, ठीक है। बाद में मेरियाना ट्रेंच की बात करेंगे प्रशांत महासागर में, लेकिन एशिया के किस देश के पास में देखने को मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर, हाँ, प्रशांत महासागर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, फिलीपींस के पास में देखने को मिलता है, कहाँ पे, फिलीपींस के पास में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब आ गया, आज फोटो थोड़ा ना धुंधला खींचा गया, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चीन के कहां पे, चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई की बात करेंगे तो 5072 मीटर है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया जा रहा है, चीन के छिंगहाई प्रांत से लेकर तिब्बत के लहासा तक जाएगी, ठीक है। बाकी श्रीलंका एशिया में पड़ता है, तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, महावेली गंगा, ठीक है। बहुत, एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है जो कि भारत में ही है, क्या नाम है, अभी हाल फिलहाल में ही बना है, सिद्धारूढ़ा रेलवे, ठीक है। प्लेटफॉर्म की बात, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, कहाँ पड़ेगा, हुबली में पड़ेगा। हुबली भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक में। अगर पूछेंगे इसकी हाइट की बात करेंगे, इसका हाइट कितना बताएंगे, हाइट नहीं सॉरी, लंबाई कितनी है 1507 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब हम लोग जो एशिया में जो आपको माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि उसकी सबसे ऊंची चोटी, हम लोग जैसा कि आप बात किया से सॉरी, एवरेस्ट जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, उसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक जो था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा, ठीक है। तो एवरेस्ट क्या है, व्यक्ति का नाम है, सबसे पहले बात ध्यान में रखें, एवरेस्ट क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। एवरेस्ट साहब कौन थे, तो भारत के सर्वेयर थे, ठीक है।
उन्होंने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को ढूंढा था। मतलब उपस्थिति की पता सबसे पहले क्या किसने लगाया, माउंट एवरेस्ट की उपस्थिति का पता किसने लगाया, तो जॉर्ज एवरेस्ट ने लगाया। ठीक है, बात करें वो भारत के महासर्वेक्षक कब से कब तक रहे, तो 30 से लेकर 43 तक, 1830 से लेकर 43 तक भारत के क्या रहे, महासर्वेक्षक रहे। ठीक है, विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी नंबर 15 कहा है, अब जाके इसका नाम पड़ गया है माउंट एवरेस्ट, लेकिन पहले इसको किस नाम से जानते थे, चोटी नंबर 15 के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, चोटी नंबर 15 के नाम से जानते थे। ठीक है, आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट की स्थिति की बात करेंगे तो देशांतर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकेंड पूर्व, और अक्षांश देशांतर में हो गया पूर्व में। अक्षांश की बात करें 27 59 16 उत्तरी पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा, ध्यान में रखिएगा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई थी। और 1954 में जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई थी कितनी थी, 8848 मीटर। ठीक है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बता दी, 8850। बिल्कुल ठीक है, 8850 बता दी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे, तो कोमोलंगवा के नाम से। ठीक है, कोमोलंगवा का मतलब क्या होता है, बर्फ की देवी। बर्फ की देवी। तथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सागरमाथा। सागरमाथा। सागरमाथा के मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड की माता। चले, किसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं, एवरेस्ट को। बिल्कुल एवरेस्ट को कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे पृथ्वी के 2 ध्रुव है, दक्षिणी है और उत्तरी है। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन ये तीसरा ध्रुव है। ठीक है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। और क्या था, तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, एडमंड हिलेरी किस देश के थे, न्यूजीलैंड के थे। किस देश के थे, न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे की बात करेंगे तो शेरपा है। ठीक है, 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मतलब पहुंचे। अब बात करेंगे नोबांग गोम्बू। ठीक है, नोबांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे 2 बार चढ़े हैं। ठीक है, पहली बार कब चढ़ा था, एक बार 1 मई, पहली बार 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ, तथा दूसरी बार 1965 में भारतीय अभियान दल के साथ। ठीक है, बात करें नोबांग गोम्बू की बात करेंगे तो तेंजिंग नोर्गे के क्या है, भतीजा है। एक्चुअली में माउंट एवरेस्ट पे जब आप चढ़ने जाओगे ना तो आप अकेले चढ़ नहीं सकते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड को लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपको वहां पे लोकल किसी को पकड़ना, जो कि मार्गदर्शक का काम करता है, उसी को शेरपा कहा जाता है। तो पहले बार एडमंड हिलेरी के साथ जो शेरपा का जो काम किया, लोकल गाइड का काम किया, उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। अब नोबांग गोम्बू की बात करेंगे, प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार चढ़ा था, 1963 में चढ़ा, 1965 में चढ़ा, जो कि तेंजिंग नोर्गे के क्या है, भतीजा है। अभी वर्तमान संदर्भ में आप देखते हैं, वर्तमान संदर्भ में आप शेरपा शब्द जो देखते हैं, जो कि मतलब देखें कोई भी मीटिंग वूटिंग होता है अंतरराष्ट्रीय, जैसे G20 के मीटिंग में अमिताभ कांत जी को शेरपा बनाएगा, तो शेरपा का मतलब लीडर होता है। ठीक है, शेरपा का मतलब लीडर होता है, मार्गदर्शक करने वाला होता है। नेपाल का एक जनजातीय समुदाय का नाम है जिसका नेपाल में बड़ा सम्मान प्राप्त है। ठीक है, उसी से शेरपा शब्द को क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का नाम है तेंजिंग नोर्गे। इनको चढ़ने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन एडमंड हिलेरी को जाना था तो उन्होंने मार्गदर्शक का काम किया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा बार जो नोबांग गोम्बू, ये नोबांग गोम्बू पहले व्यक्ति जिन्होंने 2 बार चढ़ा, उसके बाद 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार भी लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। जिम व्हिटेकर की बात करेंगे तो प्रथम अमेरिकी है जिन्होंने 1 मई 1963 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। क्या नाम था, जिम व्हिटेकर। क्या नाम था, जिम व्हिटेकर, प्रथम अमेरिकन। ये तेंजिंग नोर्गे जो थे, ध्यान में रखिए, एडमंड हिलेरी जो थे कहाँ के थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, अब आगे आते हैं, जुंको तेवई की बात करेंगे तो पहली महिला है, कहां से आती थी, जापान से आती थी, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी 1975 में चढ़ी। जुंको तेवई कब चढ़ी थी, तो 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, पहली महिला थी, फर्स्ट फीमेल थी। ठीक है, लेकिन भारतीय की बात करेंगे तो भारतीय में सबसे पहले कौन हो जाएगा, बछेंद्री पाल जी हो जाएगी। अब बछेंद्री पाल की बात करेंगे तो 1984 में इन्होंने मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, फूदोरजी की बात करेंगे तो ये प्रथम व्यक्ति है फूदोरजी, जो कि 1984 में ही बिना ऑक्सीजन के मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। ठीक है, क्या नाम है, फूदोरजी। तो फूदोरजी की बात करेंगे, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली व्यक्ति है, इनका नाम आपको ध्यान में रखिएगा। कामी रीता शेरपा की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर 23 बार चढ़ाई कर चुकी है। कितनी बार, 23 बार चढ़ाई कर चुकी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो ये 23 बार, ठीक है, सर्वाधिक। कामी रेता शेरपा की बात करेंगे, सर्वाधिक 23 बार मतलब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। सबसे पहले की बात करेंगे ना, मात्र 24 वर्ष की आयु में 1994 में मतलब इन्होंने मतलब इस चोटी पे पहुंची। और उसके 94 से लेकर 2019 तक कितने बार ये चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे? ध्यान में रखेंगे 23 बार, ठीक है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड की बात करेंगे, मात्र 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष की जॉर्डन रोमेरे है। क्या नाम है? जॉर्डन रोमेरे। कहाँ का ये व्यक्ति है? अमेरिका। अमेरिका के ये व्यक्ति है। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और 2010 को शिखर पे चढ़ने पे इन्होंने सफलता पाई थी, ठीक है। सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट पे शिखर पे चढ़ने वाली, ठीक है, महिला मालवेत पूर्णा। मालवेत पूर्णा का नाम याद रखिएगा क्योंकि भारत की है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की है, जिन्होंने, ठीक है, 2014 में शिखर पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में भी पुरुष जॉर्डन में रोमेरा 13 वर्ष की आयु में ही। सबसे कम उम्र में महिला की ही बात करेंगे तो क्या होगा? महिला मालवेत पूर्णा, वो भी मात्र 13 वर्ष की आयु में ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के मतलब सफलता प्राप्त की, ठीक है। बात करेंगे सबसे कम उम्र में, ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड में और भारत में भी तो महिला ही हो गई ना, लेकिन भारत में अगर सबसे कम उम्र की बात करेंगे तो क्या नाम होगा? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का गौरव प्राप्त करने वाला राघव जुनेजा। क्या नाम है इनका? राघव जुनेजा साहब है, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2013 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। इनके साथ इनके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी शामिल थे, ठीक है। तो बात करेंगे तो राघव जुनेजा साहब जो थे मात्र 15 वर्ष की आयु में प्रथम भारतीय पुरुष हो जाएंगे जो कि मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। इनके साथ स्कूल के 5 बच्चे भी थे, ठीक है। क्या नाम था स्कूल का? लॉरेंस नाम था स्कूल का। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिन्हें एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की। तो अगर पूछा जाएगा विश्व की प्रथम स्कूल टीम का नाम बताइए जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, तो क्या हो जाएगा स्कूल का नाम? लॉरेंस। क्या हो जाएगा? लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन वाजपेयी की बात करेंगे तो अर्जुन वाजपेयी साहब 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2000 को चढ़ने में सफल प्राप्त हुए थे। अर्जुन वाजपेयी भी उत्तर प्रदेश नोएडा के थे, इन्होंने भी चढ़ा था। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, ठीक है। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अमेरिका के टॉम व्हाइटकेर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कि मतलब 1998 में एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे। तो ये क्या थे? विकलांग थे। इनके पास कृत्रिम टांग लगा के 1998 में एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े। नाम क्या था? टॉम व्हाइटकेर। क्या नाम था? व्हाइटकेर, ठीक है। हीमोफोलिया रोग से ग्रसित है, ठीक है। हीमोफोलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? क्रिस बॉम्बार्डियर। क्रिस बॉम्बार्डियर, ठीक है। ध्यान में कि ये भी अमेरिकन थे। 2017 में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने की सफलता भी प्राप्त की है, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति, क्या नाम था? क्रिस बॉम्बार्डियर। प्रथम विकलांग व्यक्ति व्हाइटकेर, ठीक है। बात करें अर्जुन वाजपेयी भी 2010 में एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। प्रथम स्कूल लॉरेंस, ठीक है। सबसे कम उम्र में राघव जुनेजा। राघव जुनेजा 15 वर्ष की आयु में। सबसे कम उम्र में विश्व में बात करें महिला तो मालवेत पूर्णा 13 वर्ष की आयु में। सबसे कम उम्र में विश्व में पुरुष की बात करेंगे तो जॉर्डन रोमेरा 13 वर्ष की आयु में। फू दोरजी की बात करेंगे तो ध्यान रखें बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़े 84 में। कामी रेता शेरपा की बात करेंगे तो प्रथम सर्वाधिक 23 बार इन्होंने मतलब क्या की? इन्होंने चढ़ाई मतलब कर चुकी है, क्या बोलते हैं, एवरेस्ट की। बछेंद्री पाल की बात करेंगे तो प्रथम महिला हो जाएगी, ठीक है, जो कि 1984 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। जुंको तेवई की बात करेंगे तो वर्ल्ड में प्रथम महिला हो जाएगी जो कि 1975 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। जिम हिटेकर की बात करेंगे तो प्रथम अमेरिकी है जिन्होंने मतलब ये सफलता प्राप्त की थी 1963 में माउंट एवरेस्ट पे। नोबांग गोम्बू की बात करेंगे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ा, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे का भतीजा, एक बार 63 में, एक बार 65 में गए। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो थे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे। नेपाल में इसको क्या किसने सागर माथा के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी, ठीक है। तिब्बत में इसको कोमो लंगवा के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है बर्फ की देवी। 1999 में इसकी हाइट 8850 बताई गई थी मीटर में, जबकि इसका सबसे पहले 1954 में इसकी हाइट कितनी बताई गई थी? तो 8848 मीटर बताई गई थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के महासर्वेक्षक, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है, ठीक है। पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो चोटी नंबर 15 के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे के सारे फैक्ट थे, आई थिंक आपको याद हो गए। याद हो गया? याद हुआ? नहीं हुआ? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर दोबारा इसको पढ़िएगा। चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा और। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीन। चीन जो है सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला। सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश?
हांगकांग। हांगकांग। हांगकांग, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। भारत। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी? हांगो, जिसको पीली नदी के नाम से हांगो। जानते हैं। जी। आमुर चीन। नदी अब सीमा बनाती है एशिया और शायद यूरोप के बीच में, चीन और इसके रूस के बीच में शायद सीमा बनाती है आमुर। सिकियांग नदी, यांगसी नदी, यांगसी क्यांग नदी, ठीक है। सारे के सारे नदी कहाँ गिरती है? तो प्रशांत प्रशांत। महासागर में गिरती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में एशियाई देश? साइप्रस, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल और लेबनान। याद कीजिए इसका नाम। क्या क्या नाम है? भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन है? साइप्रस, साइप्रस। साइप्रस, जॉर्डन, जॉर्डन, तुर्की, तुर्की, इजराइल। इजराइल, इजराइल, लेबनान। लेबनान, ठीक है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया जावा। का जावा। सबसे जावा, ठीक है। ध्यान में रखिए। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना का उत्पादक? सबसे अधिक जूट का उत्पादक कहाँ पे? बांग्लादेश। बांग्लादेश या फिर भारत में? बांग्लादेश में। सबसे बांग्लादेश। अधिक गन्ना बताइए, सबसे अधिक गन्ना? भारत में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। एशिया में भारत। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पे हुआ? एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास? जापान। जापान। जापान में। बहुत सुंदर। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो ट्रांस कि इसकी साइबेरियन हाइट रेलमार्ग। कितनी है, लंबाई कितनी है? सॉरी, 94 9,000 9438 94 सौ किलोमीटर की इसकी 38 लंबाई है। किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाती है? लेनिनग्राड से लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक व्लादिवोस्टोक तक। जाती है। बिल्कुल, लेनिनग्राड से कहाँ जाती है? व्लादिवोस्टक से जाती है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? कौन सा सुरंग है? रेल सिक्किम। चिकन सुरंग। सिकन जापान है। में। बहुत सुंदर। सिकन की बात करें कहाँ पे? जापान में देखने को जापान में। मिलता है। लंबाई जानते हैं इसकी? 2.85 53.85 किलोमीटर है, किलोमीटर। ठीक है। हाँ, 53.85 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है, ठीक है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? थाईलैंड। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक निर्यातक सबसे अधिक थाईलैंड में, फिर मलेशिया में, उसके बाद कहाँ पे? मलेशिया। इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। एशिया के देश में चीन की बात करेंगे तो चीन जो है तंबाकू के उत्पादन में, तंबाकू, गेहूं, गेहूं के चावल। उत्पादन में और चावल के उत्पादन में, तीनों में कौन सा स्थान है इस चीन का? क्या बताएंगे? सब तो पहला। प्रथम स्थान है, ठीक है। ध्यान पहला। रखेंगे, प्रथम स्थान है। तंबाकू, गेहूं और चावल के उत्पादन में बात करेंगे, इनका क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत है। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशियाई देश किसके द्वारा किया जाता है? खजूर। ख- खजूर जानते हैं ना, बहुत अधिक उसमें वो होता है, प्रोटीन बहुत होता है उसमें, इराक। इराक। एनर्जी भी काफी होता है। इराक, ठीक है। एनर्जी की बात कर, 2 खजूर खा के पानी पी लीजिए, काफी अधिक एनर्जेटिक फील करेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो खजूर की बात करेंगे, उत्पादन एवं निर्यात करने में इराक का पहला स्थान है, ठीक है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने के विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में क्या है? विश्व का प्रथम स्थान है। इसको आपको ध्यान में लिखिए। रेशम का उत्पादन सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? रेशम की खोज ही किस देश में हुई थी? क्या बताएंगे? चीन होगा। चीन में होगा था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। वेरी गुड, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो क्या बताएंगे? थाईलैंड। तो थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। थाईलैंड। एशिया का सबसे अधिक तीन उत्पादक देश कौन है? क्या बताएंगे? मलेशिया। मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मलेशिया हो जाएगा। टीन के निर्यात में ये विश्व के प्रथम स्थान पे है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। बात करें मलेशिया के इपो, ओ, मलेशिया के की- इपो किंता केलांग घाटी किंता तीन खनन का केलांग प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ध्यान, मलेशिया के इपो किंता केलांग घाटी तीन खनन के मतलब क्या है? प्रमुख केंद्र है। फिर से बोलना हो, बात करेंगे इपो कहाँ पे पड़ता है? मलेशिया में पड़ता है। या पूछे किंता केलांग घाटी किंता किस खनिज के लिए केलांग घाटी प्रसिद्ध क्या? है? ऐसा कई बार पूछा टीन के जाता है, लिए। किंता केलांग घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो टीन टीन के खनन लिए, के लिए। ठीक है। ध्यान रखेंगे। एशिया में सबसे अधिक टीन का उत्पादन किस देश में होता है? मलेशिया में होता है, ठीक है। मलेशिया में। चलिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये याद रखिएगा। एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या बताएंगे? चर्चा में है तिरित जबी। इरा क्या नाम है जगह जीबी। का? इजराइल तिरित में। जबी नाम है, ठीक है। तिरित जबी बात करें कहाँ पे पड़ेगा? इजराइल में पड़ेगा। कहाँ पे इजराइल में है। पड़ेगा? इजराइल में इजराइल। पड़ेगा। विश्व का बात, यहाँ का टेम्परेचर की बात करेंगे, जानते हैं ना कितना होता है? 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है तिरित जबी का। अगर मैं बात करूं सबसे ठंडा स्थान की, बर्फोयांस्क है। कौन सा स्थान है? बर्फोयांस्क है, ठीक है। चलिए, मैं देखता हूं बर्फोयांस्क, आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग देख के बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। बर्फोयांस्क का कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, आप लोगों को बहुत सही लगेगा। देखिए कैसे लोग वहां पे रखते हैं, ठीक है। दिखाता हूं मैं बर्फयांश का स्थिति आप लोगों को।
देखिए यहाँ पे, देखिए टेम्परेचर यहाँ पे कितना मतलब लो जाता है, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं पूरा मतलब बर्फ से मतलब क्या हो चुका है, जम जा चुका है, ठीक है। दिख रहा है स्थिति, देखिए कैसे पूरा बर्फ बन चुका है। इसको उबालने के लिए, पहले इसको खाने के लिए क्या तरीका है, इसको सबसे पहले उबालना पड़ेगा, खूब हार्ड पानी में इसको उबालना पड़ेगा, एकदम बर्फ बन गया रहता है। देखिए मछली दिख रहा है, ये पूरा मतलब हार्ड मतलब बर्फ बन चुका है, ठीक है। इस सबके सब मतलब बर्फ बन चुका है, देखिए यहाँ पे। वहाँ आदमी रहते हैं? हाँ तो आदमी है ना, देख रहे पूरा मतलब बर्फ बन चुका है। इसको काफी पानी में, हार्ड पानी में जाके पहले इसको उबालेंगे, फिर इसको खाना पड़ेगा, ठीक है। पानी को हवा में आप फेंकोगे, पानी को हवा में फेंकिएगा ना तो पानी ऑटोमेटिक बर्फ बन जाता है, ठीक है। तापमान ज्यादा है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए आदमी किस तरह के कपड़ा वहां पे पहनता है, ये बर्फोयांश की स्थिति है, ठीक है। और बर्फोयांश में क्या होता है, टेम्परेचर काफी अधिक मतलब लो होता है, बहुत ज्यादा, मतलब देख रहे हैं इनकी स्थिति, देखिए क्या मतलब देख रहे हैं मछली के अगर चला के किसी को मार दे तो आदमी का सर फूट जाए, इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। देखिए आदमी जा कैसे रहा। गाड़ी को बंद नहीं किया जाता वहां पे, ठीक है। गाड़ी जो होता है ना, बाइक वगैरह होता है, उसको बंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ चालू नहीं होगा बंद दोबारा? करेंगे तो फिर सवेरे फिर चालू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए स्टार्ट छोड़ा जाता है उसको, ठीक है। तो ये कंडीशन है वहां पे लोगों का, सोच रहा है ऐसे कंडीशन में लोग वहां पे रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या स्थिति हो गई है, दिख रहा है ना। देखिए इस तरीके से लोग रहते हैं पूरे घर में, मतलब क्या होता है, 24 घंटा गैस जलते रहता है, ठीक है। देखिए ये सब जानवर है, इसी तरह के जानवर, देखिए यही यही रेनडियर, यही है, यही रेनडियर, ये देख रहा है कौन था, रेनडियर था। ये रेनडियर है, देख रहा है ना यहाँ पे, यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेनडियर है जो कि खींचने का काम आता है। इसको स्लेज गाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लेज गाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो रेनडियर जो होता है वो स्लेज गाड़ी को खींचने में मतलब क्या करता है, काम मतलब काम करता है, ठीक है। इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये क्या है, एक विशेष प्रकार का जानवर है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, मुख्यतः याक वगैरह सब पाते हैं, जो कि जिसका पे त्वचा के ऊपर बात करेंगे तो बहुत अधिक मतलब वो फर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसे सील का शिकार करता, मछली होता है ना, इसे शिकार करेंगे ये लोग, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसे शिकार इसे करते हैं। देखिए यहाँ से कुछ निकलेगा, मछली उछली टाइप का कुछ निकलेगा, दिख रहा है बर्फ। यहाँ पे टेम्परेचर 63 डिग्री, 63 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर मतलब जा चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ से मछली आराम से निकल जाएगा कुछ ना कुछ। देखिए नीचे बर्फ ऊपर से पिघला, इसीलिए बोलते हैं ना मछली जब बर्फ के नीचे जमा हुआ कैसे रहता है, तो बर्फ ऊपर से रहता है, नीचे की ओर मतलब पानी रहता है, ठीक है। देखिए चलिए बहुत कुछ बता दिए। ये बर्फोयांश के कौन सा जगह था, तो बर्फोयांश था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बर्फी ठीक है। हाँ बर्फियांश। हाँ ठीक, ध्यान में, बर्फोयांश, ठीक है, साइबेरिया में बर्फियांश। पड़ता है। यहाँ का तापमान की बात करेंगे तो अभी जब हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे 63 डिग्री मतलब क्या था, टेम्परेचर था वहाँ का, ठीक है। वर्तमान टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना मतलब -69 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है, ठीक है, 0 डिग्री पे बर्फ जमता है, लेकिन उससे भी बात करेंगे तो 69 डिग्री कम, उससे ठीक है। माइनस है। अब पृथ्वी का सिद्ध द्वीप की बात करेंगे तो बर्फोयांश को कहा जाता है, ठीक है। चलिए लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या बोलते हैं, स्वेज रेड नहर। और मेडिटेरियन को, ध्यान में रखिए क्या बोलते हैं, स्वेज, क्या बोलते हैं, स्वेज करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्वेज स्वेज। नहर की हाइट पता, लंबाई कितनी है, स्वेज की लंबाई, स्वेज की लंबाई कितनी है, तो नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे पता थे। है। बताइए, ऑप्शन दो। हाँ दीजिए, एक सौ ऑप्शन दीजिए। पैंसठ 165 एक है सौ वो। पैंसठ 193, 194, 165। 172। 168 किलोमीटर, 193 हाँ 168 किलोमीटर सर। 193 193, 168 193 है किलोमीटर। सर। 193 193 वन, होगा। देखिए शुरू में शायद 164-65 के आसपास बनाया गया था, लेकिन ये वर्तमान में शायद 193 दिखाता है कहीं पे, देख लीजिए क्या है। शुरू में तो शायद 165 तो 164 या था। 65 बना गया था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसको बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान 193 कर दिए हुआ है। जी, जी सर, वर्तमान में बड़ा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है,
बाडुंगा, माइक बंद कीजिए। बाडुंग इसका सबसे बड़ा, ठीक है, इंडोनेशिया में एक जगह पड़ता है बाडुंग। कौन सा जगह? बाडुंग। बाडुंग जो है बाडुंग। सिंकोना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। एक सम्मेलन हुआ था बाडुंग सम्मेलन, ठीक है, बाडुंग सम्मेलन हुआ था, जिसको बोलते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट, नाम नॉन अलायंस मूवमेंट से रिलेटेड है। बाडुंगा सम्मेलन इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। सिंकोना से क्या बनाते हैं? कुनेन बनाते हैं। कुनेन किस काम में आती है? तब मलेरिया मलेरिया की के दवा बनाने में आती है प्रयोग में, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जानते हैं? जापान है। ओसाका जापान। जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर मैनचेस्टर जापान किसे का। क्या? ओसाका। ओसाका को। स्वेज नहर की सर, ओसाका। स्वेज नहर की लंबाई सर 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर। अरे 193 भी मैं कहीं पे देखा हुआ था, हो सकता है, देख लेंगे फिर से। 93 है योडो जी नदी, करंट। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध करवाती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों पर निर्भर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तुर्की की अंगोरा, तुर्की जानते हैं ना, तुर्की का नया नाम है, ठीक है। वहां का अंगोरा जाति बकरियां विश्व की प्रसिद्ध है, जिसमें से एक श्रेष्ठ किस्म के मोहरे ऊन प्राप्त हुआ जाता था। एग्जाम में प्रश्न, अंगोरा किसका किस्म है? किसका किस्म है अंगोरा? किसका बकरी। किस्म है अंगोरा? बिल्कुल, अंगोरा जो है बकरी का है, ठीक है, बकरी का एक किस्म है, जिससे क्या बनाते हैं, तो इससे मतलब ऊन ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक मोहरे है, जो कि ऊन। मुख्यतः कहाँ पे मिलता है? तुर्की में मिलता है, जिसको तुर्की कहते हैं, ठीक है। तुर्की है, हम लोग तुर्की ही बोलेंगे, तुर्की हटाओ इसका। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश स्थित यजमीर की घाटी अफीम के कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यजमीर की घाटी का नाम ध्यान में रखेगा, अफीम की कृषि के लिए मतलब क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। क्या नाम है इसका? इजमिर है नाम। इजमीर की घाटी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य, बेरिंग बेरिंग जलडमरू मध्य, जल। ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल मधुर मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है। किस प्रायद्वीप में? अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं, आप क्या करो, आप होमवर्क ग्रुप मैंने जो ग्रुप का जो लिंक जो नीचे दे रखा है, चैनल का लिंक है, एक्चुअली में सारा अपडेट्स, सारे पीडीएफ सभी आपको मिलते हैं। लूसेंट का प्रतिदिन कौन सी क्लास होती है उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है। तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर ले, जो भी नए लोग हैं, ताकि सारी चीजों से आप अपडेट्स रहे, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास डेली होती है सवेरे में 8:30 बजे से, उससे भी आप लोग जुड़ेंगे। 2 क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, एक दोपहर में और एक मतलब सुबह में करंट अफेयर्स की क्लास, इसमें स्टैटिक्स में इंक्लूड होता है। बाकी क्लास के लिए, बीपीएससी की क्लास के लिए, ठीक है, जिसको सेट प्रैक्टिस करना है, मेंस आंसर राइटिंग करना है, बीपीएससी में पूरा आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, या फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका इन्फॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ है, क्या क्या चीज उसमें आपको कराया जा रहा है, ठीक है। लगभग समझिए 100%, 150 प्लस सेट तो आपको केवल सेक्शनल उसमें कराया जा रहा है। फिर फुल टेस्ट जो होगा 70 बीपीएससी के लिए, वो भी लगभग 50 से 55 सेट वो भी आपको इंक्लूड उसमें कराया जाएगा, ठीक है। 499 की फी रखी गई। जो भी इच्छुक लोग हैं जुड़िए उसमें। ऑलरेडी 30 लोगों का एडमिशन हो चुका है। पहला क्लास उसका 22 तारीख को है, ठीक है। पहला क्लास उसका क्या होगा? 22 तारीख को, 22 नवंबर को उसका पहला क्लास है। ऊपर ग्रुप के ऊपर देखिए, उसका सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि टीचर का जो एग्जाम जो होने वाला है, उसका फाउंडेशन बैच में उसको 1 महीना के लिए शामिल किया गया। 1 महीना में आपको पूरा लूसेंट करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से लाइन बाय लाइन आपको पूरा के पूरा आपको लूसेंट करवा दिया जाएगा। आप टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं, आप दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं, आप बिहार एसएससी का एग्जाम, उसमें काफी अधिक आपको हेल्पफुल मिलेगा। 18 महीने का बैच की वैलिडिटी दी जा रही है। जब तक आपका 70 बीपीएससी का एग्जाम ना हो जाए मेंस का, तब तक उसकी बैच की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। 18 महीने तक की वैलिडिटी है। ई 499 है, ठीक है। बिहार एसएससी चलिए, देना है सर, उसके लिए कौन ज्वाइन करो? वही सेम बैच, ठीक है। उसके लिए फाउंडेशन जीके जीएस का बैच है, इसमें 2 किताब को कवर करवाया जाए, 3 किताब को। ये लूसेंट नया वाला लूसेंट, ठीक है, ग्रीन वाली साइंस करवाई जाएगी, और आपको लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव जो आता है सो ओवरऑल लाइन बाय लाइन स्क्रीन के माध्यम से, ठीक है। वही बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बाकी क्लास के बाद जो दिक्कत होगा या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। जापान का नागासाकी शहर, जिसका आपको पता होना चाहिए, परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। नागासाकी शहर क्यूसी द्वीप पे स्थित है। कौन से द्वीप पे स्थित है? क्यूसी। लेकिन द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो किस पे स्थित है? टोक्यो, टोक्यो किस पे स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो होन्सू पे है। किस पे है? होन्सू पे, ठीक है। किस पे है?
होन्सू पे है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय को एक विशेष उत्सव, ठीक है, चाय का एक विशेष उत्सव बनाते हैं जिसका नाम क्या है, चानु यू। क्या नाम है, चानु यू, चानु यू। ये उत्सव जो है चाय से संबंधित है। इन लोगों को चाय जो है बहुत अधिक मतलब क्या है, प्रिय है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल की बात करें पाकिस्तान में है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ठीक है। बाद में म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार जो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत बात करेंगे तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज ये कोई अच्छी बातें नहीं है, ठीक है, ये लोग ना अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, एक एक्स्ट्रा बता देता हूं, गोल्डन ट्रायंगल अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलोगे सर गोल्डन ट्रायंगल तो बता दी, गोल्डन क्रिसेंट भी होता है ना, क्या होता है, गोल्डन क्रिसेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाए, गोल्डन क्रिसेंट में बात करेंगे तो पाकिस्तान आता है, ठीक है, अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है, ठीक है। ये भी मतलब क्या, अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में बहुत पूछता है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है क्या, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो जब हम वहां पे जब पेड में जो लूसेंट करवाएंगे तो अपना बहुत सारा उसमें फैक्ट भी देंगे, आपको नोट्स भी आपको मिलेगा। इसलिए एशिया पढ़ा दिए तो एशिया से रिलेटेड आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में उन सारे चीज को ऐड किया गया है, ठीक है। क्या गंगा नदी सर कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी आपको भारत में है, ठीक है, बांग्लादेश में भी जाती है, और कौन सा देश होता है, भारत है, बांग्लादेश है, और दो ही देश। दो ही है सर। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, दो ही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एशिया क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग